हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज है संडे। तो संडे को हम डेली करंट अफेयर्स नहीं लेकिन वीकली सेशन को डिस्कस जरूर करेंगे। इस पूरे वीक में मतलब 22 ऑफ दिसंबर से लेकर 28 ऑफ दिसंबर तक जो भी हमने इंपॉर्टेंट न्यूज कवर की हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर आपके ऑबिचुरीज हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स हैं, उन सब पे बेस्ड आज आपको 75 एमसीक्यू मिलेंगे। जनरली हम 65 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं लेकिन आज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, आज हम यहाँ पे 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको इन 75 क्वेश्चंस के आंसर करने और आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 75 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है? तो सबसे पहले तो हम 22 ऑफ दिसंबर से 28 ऑफ दिसंबर तक के 75 टॉप एमसीक्यू देखेंगे जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में भी हैं और आपके सिंगल लाइनर भी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीक में हमने जो भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए थे वो देखेंगे और फिर हम बात करेंगे हमारे वन लाइनर्स के बारे में, जिससे पूरे वीक की, पूरे हफ्ते की आपकी न्यूज एक ही बार में, एक ही सेशन में कवर हो जाए। ठीक है, तो ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए भी यूजफुल है जो डेली ये नहीं देख पाते। तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन आंसर तो पता है, आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी बहुत सारी करंट अफेयर्स को जान सकते हैं और क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ बस सिंपल सा तरीका है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ होती है। बस आपको एक छोटा सा काम करना होता है, प्ले स्टोर पे जाना होता है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और सभी लोग कोशिश करेंगे आंसर करने की। ठीक है, आप लोगों के लिए है ये सभी सेशन, सभी क्वेश्चन, जिससे आपका मैक्सिमम रिवीजन हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर अपॉइंटेड इन 2024। अभी रिसेंटली 5 गवर्नर को अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी के बारे में स्टेटमेंट है। पहला बोला गया है कि अजय कुमार भल्ला, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो बिहार के गवर्नर थे, उन्हें केरला मूव कर दिया गया है। हरि बाबू कंभापति वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ मिजोरम। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो मैंने आपको याद कराया था, याद कीजिए। हमने बात की थी दही भल्लों के बारे में, भल्ले कब खरीद के खाओगे? जब मनी होगी। तो ये तो बिल्कुल सही है, अजय कुमार भल्ला और मणिपुर, दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरला के गवर्नर थे, वो बिहार चले गए और बिहार के गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि केरला चले गए। यहाँ पर एक छोटी सी रिशफलिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, हरि, हरि मतलब भगवान कृष्ण, जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में है ना। तो हरि बाबू कहाँ गए हैं? उड़ीसा गए हैं, ना कि मिजोरम गए हैं। क्लियर है? तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब डॉक्टर दीपा मलिक ने अपनी एक बुक रिसेंटली रिलीज की है, इनकी बुक का नाम क्या है? ठीक है, इनकी बुक का नाम है ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च प्राकृत कृषि पोर्टल टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो रिसेंटली गुजरात के जो सीएम हैं, उनके टेन्योर के 2 इयर्स कंप्लीट हुए थे। उस ओकेजन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने गुजरात राज्य में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है प्राकृत कृषि पोर्टल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Who has been appointed as the chairman of UN Internal Justice Council? तो UN Internal Justice Council के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली इंडियन पर्सन है जिनका नाम क्या है? जस्टिस मदन लोकूर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, हमें करेक्ट बताना है। द अवार्ड वर इंस्टीट्यूट बाय द किसान ट्रस्ट। ये जो चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिया जाता है वो किसान ट्रस्ट देता है, कोई भी इंडिविजुअल जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। नीरजा चौधरी, इन्हें सेवा रत्न अवार्ड दिया गया है इनके वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट, प्रीतम सिंह was conferred the किसान अवार्ड फॉर द एग्रीकल्चर एक्सीलेंस। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
तो देखिएगा, चौधरी चरण सिंह अवार्ड बिल्कुल सही बात है। किसान ट्रस्ट इस अवार्ड को देता है चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी, जिसको हम किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेवा रत्न अवार्ड है वो वाटर कंजर्वेशन के लिए तो मिला है, लेकिन यहाँ पे नीरजा चौधरी जर्नलिज्म से संबंधित है, ना कि वाटर कंजर्वेशन से। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रीतम सिंह को किसान अवार्ड मिला है इनके एग्रीकल्चर वर्क के लिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच बुक वॉज ऑथर्ड बाय द नोबल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी? अभिजीत बैनर्जी ये वही पर्सन है जिनको 2019 में इकोनॉमी की फील्ड में एस्टर डुफ्लो के साथ इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया था। उनकी एक बुक रिसेंटली आई है जिसका नाम है चॉक ऑन फूड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आपको 100% अपने स्पेशली स्पेशली स्टेट एग्जाम में 100% मिलेगा। अभी रिसेंटली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023? ये एक बाइनियल रिपोर्ट है। सिंस 1987 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इसके अकॉर्डिंगली इंडिया में टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कितना है? तो टोटल इंडिया में ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियाज मैंग्रोव कवर हैज डिक्रीज्ड बाय हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर? तो हमारे देश का जो मैंग्रोव कवर है वो कम हुआ है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो गुजरात राज्य में मैंग्रोव का हुआ है। ठीक है। तो हमारे देश में मैंग्रोव कवर कितना डिक्रीज हुआ है अभी एज पर द न्यू रिपोर्ट? क्योंकि 2021 के डेटा को 2023 के डेटा के साथ कंपेयर किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज 7.43 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव कवर हमारी कंट्री में डिक्रीज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, which Indian businessman was awarded बहरीन टॉप नेशनल ऑनर रिसेंटली? तो बहरीन का टॉप अवार्ड बिजनेसमैन को, किस बिजनेसमैन को दिया गया है? तो यहां पर दिया गया है किसे? रवि पिल्लई को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which state has shown the highest forest cover as a percentage of its geographical area? अगर geographical area के अकॉर्डिंगली देखें तो वो कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है? सो करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के टोटल एरिया के 91% एरिया में आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। What is the key focus of the संजीवनी स्कीम launched by the Delhi government? रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक संजीवनी स्कीम को लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है दिल्ली एनसीआर एरिया में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 60 ईयर प्लस है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्री ट्रीटमेंट फॉर सिटीजन अबव 60 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। डन। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं K9 वज्र टी आर्टिलरी गन के बारे में। बोला जा रहा है कि ये पहली इंडिजीनियस वर्जन पूरी तरीके से भारत में निर्मित एक आर्टिलरी गन देखने को मिलेगी, जो कि साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर है। इसको डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और ये जो गन है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया और सब जीरो टेम्परेचर में भी ऑपरेट हो सकती है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? देखेंगे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये हमारे देश की पहली आर्टिलरी इंडिजीनियस गन है जो कि हमने साउथ कोरियन गन से इंस्पायर होके बनाई है। एलएनटी के साथ हमने 100 गन्स का ऑर्डर प्लेस किया है, ना कि डीआरडीओ के साथ। और ये जो गन है वो हाई एल्टीट्यूड पे और जीरो टेम्परेचर जोन पे काम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से। मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। Bamboo bearing area has decreased by 5,227 square kilometer compared to the 2021 assessment. एंड लक्षद्वीप जो है उसके 91.33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर है, हाईएस्ट इन द इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है। एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा।
अब बैम्बू कल्टीवेशन का जो एरिया है हमारे देश में, हम लोग कितने सारे मिशन बैम्बू के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए चलाते हैं। तो बैम्बू कल्टीवेशन हमारे देश में इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज हुआ है। और एरिया के अकॉर्डिंगली अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको लक्षद्वीप में मिलेंगे, उसके टोटल जोग्राफिकल एरिया के 91.33%। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, which former Kerala Chief Secretary won the 2024 केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड। तो केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है, और इनकी पोयम का नाम है पिंगल केसनी। किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, के जया कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया गया है, मतलब न्यूज में था, लॉन्च तो बहुत पहले किया गया था, अभी न्यूज में था। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी में 2015 में 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम 2015 का प्रोग्राम है। मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश हैव साइंड एमओयू अंडर दिस प्रोग्राम फॉर द कल्चरल एक्सचेंज, और नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम हमने शुरू किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी पे 2015 में। इसमें अलग अलग राज्य अपने पेयर बनाते हैं, एमओयू साइन करते हैं और अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं। रिसेंटली मणिपुर और उत्तर प्रदेश के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है जिसके साथ मणिपुर ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। इसके पहले ये मध्य प्रदेश के साथ भी सिमिलर काइंड ऑफ एग्रीमेंट को साइन कर चुका है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी, मतलब तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट, what percentage of India's geographical area is covered by forest as per the India State of Forest Report। तो हमारे इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया में कितने परसेंट में आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप गलती करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, मैं बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है केवल फॉरेस्ट, अगर लिखा होता फॉरेस्ट एंड ट्री कवर तो आपका आंसर होता 25.17%। लेकिन पूछा क्या है, केवल और केवल फॉरेस्ट कवर, तो आपका आंसर हो जाएगा 21.76%। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वो आपसे फॉरेस्ट कवर चाहता है या फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपसे पूछा गया है। ठीक है, दोनों के आंसर अलग अलग है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के केस में आपको आंसर करना है 25.17%। इज दैट क्लियर? यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं गलती होने के। चलिए, 2023 में हमारे देश में कितना मैंग्रोव कवर है? तो हमारी कंट्री का जो टोटल मैंग्रोव कवर जो कि डिक्रीज भी हुआ है, कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। Which state recorded the highest loss in the mangrove cover? अभी हमने डिस्कस किया था, गुजरात इज द राइट आंसर। Which of the following state has shown the maximum increase in the forest cover एज पर द 2023 रिपोर्ट? तो मैक्सिमम कवर कहां पर इंक्रीज हुआ है? एरिया वाइज मैक्सिमम कवर हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज वाइज हमने देख लिया कि लक्षद्वीप में है। लेकिन इंक्रीमेंट किस में हुआ है, मतलब 2021 के असेसमेंट के अकॉर्डिंगली 2023 में सबसे ज्यादा एरिया में इंक्रीमेंट किस में हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, how many state or UT have more than 33% of their geographical area under forest cover? ऐसे कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जिनके टोटल एरिया के 33% में आपको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखने को मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 19। ऐसे 19 राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, which state have shown the maximum increase in the forest and tree cover? तो मैक्सिमम इंक्रीज किस में देखने को मिल रहा है? आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में और फिर राजस्थान में। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर टोटल जोग्राफिकल एरिया के 75% से ज्यादा आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिल जाएगा? तो ऐसे राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी 8 हैं जिनके टोटल जोग्राफिकल एरिया के 75% से ज्यादा आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, which of the following state are among the top 3 in the forest cover area wise? तो एरिया वाइज में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद आपको क्या मिल जाएगा? मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस थे हमारे रिपोर्ट से। नाउ आगे बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में।
इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को स्टैब्लिश किया गया है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो मस्ट बी सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब अभी जो सीजेआई है वही एनएचआरसी के चेयरमैन हो सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो हम सभी को पता कि पहला वाला तो ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड सीजेआई है वो इसके चेयरमैन होते हैं, ना कि प्रेजेंट सीजेआई। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अभी तो बहुत लंबी कहानियां बाकी हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए, करेंट अफेयर्स की दिसंबर मंथ की मैगजीन को लाइव कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा? इसमें आपको 200 प्लस एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। दिसंबर मंथ के हर एक पॉइंट से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे रह ना जाए। साथ ही साथ जो हमारे वन लाइनर है पूरे मंथ के 1 ऑफ दिसंबर टू 31 ऑफ दिसंबर, आपको पूरे वन लाइनर्स भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये अवेलेबल है केवल 20 रुपीज में। कहां पर? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन। ओके है जी, और एप्लीकेशन पे आपको आज के क्लास की जो वीकली सेशन चल रहा है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि हमको हिस्ट्री कैसे पढ़े या कैसे पूरी हिस्ट्री तैयार करें प्रीलिम से लेकर मेंस तक के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन आप लोगों के लिए है। हमने हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मीडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स भी आपको अवेलेबल है। अभी एक्चुअली क्रिसमस था, उसके बाद अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो इसलिए आपको 50% इसमें ऑफ देखने को मिल रहा है। आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे विजिट कर लीजिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन पे जाएं। स्टिल कोई चीज समझ में नहीं आती तो वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और जल्दी से एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सभी फ्रेंड्स जो किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये सेशन यूजफुल है। इनफैक्ट मे मंथ में पॉसिबिलिटी है कि वो सभी बच्चे जो अभी 12th क्लास में हैं उनका सीयूईटी का एग्जाम हो, तो उनके लिए भी करेंट अफेयर्स, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 3 होता है उसमें जनरल टेस्ट में आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उनके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। ओके है जी, चलो पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोविटामिन स्ट्रेच इनॉग्रेटेड इन द नागपुर। तो ये इंडिया का नहीं, सॉरी, एशिया का पहला हाईवे है जिसको हमने बायोविटामिन से तैयार किया हुआ है। ठीक है, इससे हमारा टारगेट है कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 50% तक रिड्यूस करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो नागपुर स्ट्रेच या आप फिर आप कह सकते हो कि NH44 में हमने बायो विटामिन स्ट्रेच को इनॉग्रेट किया है रिसेंटली और ये एशिया का पहला है जिससे लगभग 70% आपके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, रिसेंटली 55th नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रही थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इसमें कहा है कि जो जीन थेरेपी होती है उससे जीएसटी को हटा दिया गया है, जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, फिर जीएसटी ऑन यूज्ड कार बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल वाज रेज्ड टू द 18%। प्राइवेट इंडिविजुअल जो अपनी सेकेंड हैंड कार को बेचते हैं तो उसमें 18% जीएसटी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो कि एक जाने माने फिल्म मेकर आपको देखने को मिलेंगे। इनके बारे में दो स्टेटमेंट है। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, 1991 में मिला था और इनकी जो डेब्यू फिल्म थी, जो इनकी पहली पिक्चर थी, उसका नाम था अंकुर, जिसको 1973 में रिलीज किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द फिल्म मेकर श्याम बेनेगल? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनको 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, ना कि 1991 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। एमएसपी किसके बारे में है? ये एमएसपी है फॉर कोपरा फॉर द 2025 सीजन, मतलब नारियल के लिए आपकी बात की जा रही है। तो एमएसपी फॉर द मिलिंग कोपरा वाज इंक्रीज टू 11,582 पर क्विंटल और एमएसपी फॉर बॉल कोपरा रिमेन अनचेंज। तो ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको सिखाया है कि दोनों के लिए आपकी एमएसपी इंक्रीज हुई है, इसके लिए भी 12,000 समथिंग एमएसपी आपको देखने को मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चेयरमैन कौन बन गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? तो आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which country did India conduct the Sahyog Hope Tech Joint Coast Guard Exercise? तो Sahyog Hope Tech सेकेंड एडिशन है आपकी कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज का। ये कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, in which Malaysian city did the Indian under-19 women's cricket team win the first T20 Asia Cup? तो T20 एशिया कप अंडर 19 कैटेगरी में रिसेंटली इंडिया ने जीता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? तो ये टूर्नामेंट हुआ था कुआलालंपुर में। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे अभी हमने 24 दिसंबर को मनाया था। 24 ऑफ दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे था, जिस दिन हमने जागो ग्राहक जागो एप्लीकेशन और पोर्टल की शुरुआत भी की थी। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम आपसे पूछी गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगेन 55 नंबर की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उससे रिलेटेड फिर से एक और क्वेश्चन है। क्या बोला है कि जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं, ठीक है, जो कि आयरन रिच होते हैं, विटामिन रिच होते हैं, तो जो फोर्टिफाइड राइस है उनमें जीएसटी को रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 18% टू 5%। नेक्स्ट है, जो कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न है उसमें जीएसटी 5% कर दी गई है, ये बात बोली गई है। तो हम सभी को पता है कि फोर्टिफाइड राइस में जो जीएसटी वो रिड्यूस हुई है 18% से 5% कर दी है। लेकिन आपके जो कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न है, तो कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न में आपकी जीएसटी 18% है। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, how much capital has the government decided to infuse into IFCI to improve its financial health? ये आपके गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बूस्ट करने के लिए उनको फाइनेंसिंग करती है, लेकिन इनकी खुद की अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर कंपनी में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? आंसर हो जाएगा आपका 500 करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड के लिए थीम डिसाइड हुई है। जो झांकियां निकलती हैं उसके लिए थीम क्या है? तो थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which Indian state has been recognized by the Wall Street Journal as one of the go-to global destination for 2025? तो यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन हॉटस्पॉट किसे बताया है? मध्य प्रदेश को बताया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द मैनी फेसेस ऑफ नेहरू एंड अनट्रम्बल्ड पॉलिटिकल बायोग्राफी रिसेंटली इसको पब्लिश किया गया है। इसके ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? तो डॉक्टर तपन चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अभी जो आपके ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम्स हुए थे ना 2024 में, जो एग्जाम्स हुए थे उसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो बुक से पूछे गए थे। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और जो आपकी एंशियंट बुक है, पुरानी पुस्तकें हैं, उनके ऑथर पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन मीरचंदानी, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये किस कंपनी के मालिक थे या फाउंडर थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? इपिगेमिया। ऑप्शन नंबर सी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा? तो ओडिशा के गवर्नर कौन बने? अभी बताया था, हरी हरी बाबू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, which former Supreme Court judge has been appointed to the Bahrain International Commercial Court? तो बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में जज किसे बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? जस्टिस संजय किशन कौल को।
अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी, वो भी 100th बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट की थी 25 दिसंबर को। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 5 सालों के लिए, मतलब इनका जो लॉन्गेस्ट टर्म रहा है वो 1999 से 2004 के बीच में रहा है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1994 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और पद्म विभूषण अवार्ड 2015 में दिया गया था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब जरा खुद सोच के देखिए। अभी खुद सोच के देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक बार 13 दिन के लिए रहे हैं। तो जब पहली बार 5 सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, वो समय कितना है? 1999 से आप देखेंगे 1999 से 2004 है। इसके पहले तो भारत रत्न पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, इसके पहले तो भारत रत्न पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा हमारे देश में केवल एक ही ऐसी प्राइम मिनिस्टर रही है, इंदिरा गांधी, जिनके टेन्योर में रहते हुए उनको भारत रत्न मिल गया। अदरवाइज ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो टेन्योर में है उसको भारत रत्न दे दिया हो। तो ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है। अभी ये 17% है हमारे जीडीपी का, ये 25% हो जाएगा जीडीपी का बाय द 2047। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.85 मिलियन जॉब क्रिएट होंगी एनुअली अंटिल 2030 तक। और इसमें कहा गया है कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसमें से 60% प्रोजेक्ट की कॉस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये बात सही है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है नीति आयोग के अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज हो रहा है। अभी जीडीपी के 17% को कंट्रीब्यूट करता है और 2047 तक ये 25% कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इज ट्रू। लेकिन इसमें जो वायबिलिटी गैप फंडिंग से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फंड कर रहे हैं, उनकी टोटल कॉस्ट का वो 40% है, ना कि 60% है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, हुरुन इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ मिलेनिया की लिस्ट पब्लिश हुई है। ठीक है, इसमें हमारे देश के जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पे की गई है, उनका डेटा पब्लिश किया गया है। उसी के बारे में बात की गई है कि लिखा है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है। केवल बोहरा जो कि फाउंडर है जेप्टो के, ये यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड गजल अलग जो है वो यंगेस्ट सेल्फ मेड वीमेन आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे हैं? करेक्ट है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हनुका बिगिन ऑन द 25th डे ऑफ विच ज्विस कैलेंडर मंथ। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हिब्रू कैलेंडर है या ज्वी कैलेंडर है उसमें एक मंथ होता है जिसका नाम है किस्लेव। किस्लेव मंथ का जो 25th डे होता है उस दिन जो ज्वी कम्युनिटी है हमारे देश में वो क्या सेलिब्रेट करती है? हनुक्का फेस्टिवल मनाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, which three Indian women were included in the Forbes 2024 Power Women list? तो हमारे देश की मोस्ट पावरफुल लेडीज कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो निर्मला सीतारमन है। इसके बाद आपको रोशनी नाडार मल्होत्रा मिल जाएंगी एंड किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन इंडिया की चेयरमैन है। तो थर्ड आपका, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो फोर्ब्स 2024 पावर वीमेन लिस्ट पब्लिश हुई है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे उर्सुला वॉन डर लेयन आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, असाके बालू ईके रिसेंटली किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है टोंगा। टोंगा के प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज आपको पढ़ाई है उसमें अंटार्कटिका को डिस्कस भी किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो अंटार्कटिका में मैंने आपको बताया है कि मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और भारती है, ये हमारे रिसर्च सेंटर है। सिमिलर अगर हम आर्कटिक एरिया में जाएंगे तो आर्कटिक एरिया में भी हमारा एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री को कब बनाया गया था? 2008 में, 2008।
Aditya Birla Capital has become the first financial service company to integrate services on which platform? तो इन्होंने अपनी सर्विसेज को ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जिसका नाम है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है अभी 25 दिसंबर में बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 90 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी। Which institute has launched a research center for next generation AMOLED display? AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल हम अपने स्मार्टफोन में करते हैं, टैबलेट्स में करते हैं, लैपटॉप्स में करते हैं। इसके रिसर्च के लिए एक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, which Indian airport has become the country's first जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? तो इंदौर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ये कंट्री का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री विल इंडिया ज्वाइन इन अचीविंग एडवांस डॉकिंग टेक्नोलॉजी विथ SPADX स्पेडेक्स? तो जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी से हमने एक सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं अभी 30 दिसंबर को, और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम चौथे नंबर की कंट्री बन जाएंगे। यूएसए, रशिया और चाइना इसके पहले इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी टेस्ट भी कर चुके हैं और लॉन्च भी कर चुके हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है रिसेंटली, आपको पता ही है। इनके बारे में कुछ बातें हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट देखेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में 1985 से 1982 से 1985 तक सर्व किया है। इसके अलावा ये आसाम राज्य से लोकसभा के मेंबर थे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक हमारे देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे, ये बात बिल्कुल सही है। 1982 से 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, 15th नंबर के। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन ये कभी भी लोकसभा के मेंबर नहीं थे, ये राज्यसभा के मेंबर थे। आसाम स्टेट से भी थे और राजस्थान से भी थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मलेरिया रिपोर्ट पब्लिश हुई है। बताया गया है कि इंडिया में मलेरिया का बर्डन कितना है। तो मलेरिया रिलेटेड डेथ इन इंडिया हैव रिड्यूस्ड टू 83 इन 2023। इसमें कहा गया था कि 1947 में हमारे देश में हर साल 8 लाख डेथ होती थी बिकॉज ऑफ मलेरिया, और लेकिन ये 2023 में कितना हो चुका है? 83 पर ईयर हो चुका है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन हमने 2015 में लॉन्च किया था। लद्दाख, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी जो है, यहाँ पर कोई भी मलेरिया केस रिपोर्ट नहीं किए गए हैं 2023 में। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। और हमारा टारगेट भी याद रखना कि 2030 तक हमें मलेरिया फ्री करना है इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024। तो पंजाब राज्य पहला स्टेट है जिसने इस एक्ट को, स्पोर्ट एक्ट को इनेक्ट किया है अपने राज्य में। इसका पर्पस है लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी इन स्पोर्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब सलमान रश्दी की एक नोबल है जिसका नाम क्या है? द सैटेनिक वर्सेस। इसमें लिखा है कि इंडिया में इसे राजीव गांधी जी ने बैन कर दिया था 1988 में, और 36 इयर्स के बाद, मतलब 36 सालों के बैन के बाद ये वापस इंडिया लौट कर आई है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमें पता है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, which Indian lender executed the first gold forward deal from Gujarat Gift City? तो पहली गोल्ड फॉरवर्ड डील HDFC बैंक ने अभी क्रैक की है फ्रॉम द गुजरात गिफ्ट सिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक कौन बन गए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे अमिताभ चैटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। रथ सप्तमी, रथ सप्तमी को किस स्टेट ने अपना स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है? तो रथ सप्तमी को रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने अपना स्टेट फेस्टिवल मनाया है, ऑप्शन सी। हमारे देश के रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन बन गए हैं जिन्होंने अजय सेठ को रिप्लेस किया है? तो रिवेन्यू सेक्रेटरी आपको कौन बन जाएंगे यहाँ पे? अरुणेश चावला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
Which celebrated Indian writer and filmmaker known for his debut novel जिसका नाम था नलू कट्ठी passed away recently? तो मलयालम राइटर थे हमारे देश के जिनका नाम है M.T. वासुदेवन नायर, इनका निधन हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब मनमोहन सिंह जी के बारे में एक और क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है। विच राइट बेस्ड लेजिस्लेशन विच राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन वर पास ड्यूरिंग द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट? तो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में कई सारे इनिशिएटिव्स को लिया गया था, जैसे कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। फिर आप जो कहते हैं नरेगा या फिर मनरेगा के बारे में, ये 2006 में इन्फोर्स में आया। फिर हम बात करते हैं आरटीई के बारे में, ये 2009 में राइट टू एजुकेशन आया। फिर इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, जो कि इंश्योर करता है राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंडिया आईपीओ एक्टिविटी इन 2024, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। क्या कहा गया है कि इंडिया लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में आईपीओ एक्टिविटी में, मतलब 2024 में सबसे ज्यादा जो आईपीओ आए हैं वो इंडिया में आए हैं। 2 टाइम्स ज्यादा है यूएसए के एंड 2.5 टाइम्स ज्यादा है यूरोप के। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पे इंडिया ने जो टोटल आईपीओ रेज किए हैं वो 332, हमारे देश की 332 कंपनीज ने आईपीओ को रेज करने का काम किया है। Despite having more IPO, India recorded a higher IPO value than the USA. इसमें क्या कहा गया है कि आईपीओ हमारे देश में बहुत ज्यादा रिलीज हुए हैं और हमारे देश का जो वैल्यूएशन है वो सेकेंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा जो आईपीओ का वैल्यूएशन है वो यूएसए में है। ठीक है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रेज ओवर 2 ट्रिलियन थ्रू द आईपीओ इन 2025। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला करेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट सॉरी, पहला करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इंडिया रिकॉर्डेड अ हायर आईपीओ, ये बात सही नहीं है। इंडिया सेकेंड नंबर पे है, आईपीओ की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली यूएसए टॉप पर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूएसए? तो नेशनल बर्ड ऑफ द यूएसए किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा बाल्ड ईगल को, ऑप्शन नंबर सी। What is the name of the first ever LNG powered vessel to dock at the Adani Mundra port? तो अडानी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट में पहला एलएनजी बेस्ड वेसल ने डॉक किया है, जिसका नाम क्या है? CMA CGM फोर्ट डायमंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कावेरी इंजन रिसेंटली न्यूज में है। कावेरी इंजन की सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली गई है। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तैयार किया है? आंसर हो जाएगा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी। विच रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम प्रपोज्ड बाय चाइना बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन? तो यहाँ पे तिब्बत के एरिया में चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम बना रहा है। किस नदी पे? आंसर हो जाएगा यार्लुंग ज़ेंगपो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द स्वामित्व स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? तो स्वामित्व स्कीम जो है 2020 24 अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। पंचायती राज इसको मैनेज करता है। इसका पर्पस क्या है? लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड करना रूरल इंडिया में, और जो जमीन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमारे 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट है, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन को देखेंगे। Which state recorded the highest number of polling station in the 2024 लोकसभा इलेक्शन? तो सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस कहां पर थे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस थे और लक्षद्वीप में केवल 55, सबसे कम पोलिंग स्टेशंस लक्षद्वीप में थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। According to the election commissioner, which constituency recorded the highest turnout in the 2024 लोकसभा इलेक्शन? कौन सा ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है? तो सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर हुई है? डुबरी, आसाम में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, which committee was set up by the Reserve Bank of India to develop the framework for responsible and ethical enablement of AI? मतलब फ्री एआई को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारे बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है जिसमें 8 मेंबर है। उस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, अब लोकसभा इलेक्शन के बारे में फिर से बातें स्टार्ट हो गई हैं। क्या बोला गया है कि फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन वाज हायर देन द मेल वोटर पार्टिसिपेशन। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड इन श्रीनगर जम्मू। पुडुचेरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फीमेल इलेक्टोरल। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा था परसेंटेज वाइज और मेल का पार्टिसिपेशन कम था। हाईएस्ट वोटर टर्न आउट हमने देखा है डुबरी आसाम में था, ना कि श्रीनगर जम्मू में। और पुडुचेरी में सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। वन सेकेंड, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कश्मीरी पपियार माचे क्राफ्ट। अब ये जो क्राफ्ट है ये कश्मीर वैली में होता है और पेपर पल्प का इस्तेमाल करके इस क्राफ्ट को रेडी किया जाता है। अभी ये न्यूज में है। द क्राफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू कश्मीर बाय द मीर सैयद अली हमदानी। पेपर पल्प का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और डोडो फिगर अभी बनाया गया है जो कि एक एक्सटेंट आपको मतलब एक एक्सटेंट स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी। तो अटल युवा महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया है यूपी ने, कहां पर? लखनऊ में। नेक्स्ट, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्व फोर्स UNDOF मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन पीस बिटवीन विच फोर्सेस। तो अभी ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, फाइट्स हैं, उनको सेटलमेंट करने के लिए एक मिशन भेजने का काम किया जा रहा है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। आपको सही आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो 75 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे, ये दोनों बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइए बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां पर हम देखेंगे इस पूरे वीक में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे हमने सेलिब्रेट किया। ठीक है, इस बार 125 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी भी थी राम अनुजन जी की। इसकी थीम क्या थी? मैथमेटिक्स द ब्रिजिंग टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। 23 दिसंबर को हमने फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस मनाया। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह जी की। 2001 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1979 में और 2 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हमने 24 दिसंबर को मनाया। इसकी थीम हमने डिस्कस की थी अभी एमसीक्यू में भी, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू द कंज्यूमर जस्टिस। नेक्स्ट, 25 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी थी 100 नंबर की अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इसलिए हम इसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत 2004 में की गई 2014 में की गई थी। ठीक है, 2014 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पद्म विभूषण अवार्ड 1992 में और भारत रत्न अवार्ड 2015 में मिला है, 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट है वीर बाल दिवस। हमने 26 दिसंबर को मनाया क्योंकि इस दिन सेक्रीफाइस किया था गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, उनके बेटे जोरावर सिंह जी एंड फतेह सिंह जी ने। फिर 27 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस सेलिब्रेट किया। यूनाइटेड नेशन ने इस रेजोल्यूशन को 2020 में पास किया था, तो सिंस 2020 हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने सेलिब्रेट किए। एंड लास्ट सेगमेंट पे बात करेंगे वन लाइनर, जिससे एक बार जल्दी से पूरा वीक आपका रिवाइज हो जाए। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 23 दिसंबर को हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था कि कुवैत का जो हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल खबीर, ये किसे दिया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। रवि पिल्लई को रवि पिल्लई जो कि एक बिजनेसमैन है, इंडियन बिजनेसमैन है, इनको बहरीन का टॉप नेशनल ऑनर दिया गया था। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन लोकूर को रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया है यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल में। डॉक्टर दीपा मलिक की बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड केरला के फॉर्मर सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं के जय कुमार जी को दिया गया है, इनकी पोयम पिंगल केशनी के लिए। क्रिस्टोफर नोलन और उनकी वाइफ है ईमा थॉमस, इनको रिसेंटली डैमहुड और नाइटहुड का टाइटल दिया गया है बाय द किंग चार्ल्स थर्ड।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज किया है। इसमें बताया है कि हमारे देश का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में है। रिसेंटली अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश और मणिपुर ने एग्रीमेंट साइन किया है। K9 वज्र आर्टिलरी गन के लिए 7,628 करोड़ रुपए की डील साइन की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड L&T के बीच में। फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अमरावती प्रोजेक्ट के लिए लोन सैंक्शन किया है। वर्ल्ड बैंक ने $800 मिलियन का लोन दिया है, वहीं यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $788 मिलियन का लोन अमरावती प्रोजेक्ट के लिए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली इंडिया की पहली लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस को रिलीज किया है, जिसका नाम है स्विच EIV12। इसका एक और वर्जन है जो स्पेन में फ्लैग ऑफ किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गुजरात ने प्राकृत कृषि पोर्टल को लॉन्च किया है। संजीवनी स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की है, जो कि फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है वो सभी सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। नेक्स्ट बात करेंगे, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन रिसेंटली बने हैं जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी को रिसेंटली श्री चंद्रकेशरेंद्र सरस्वती अवार्ड दिया गया है। श्याम बेनेगल जो कि एक फिल्म मेकर थे, इनका निधन हो गया है। इनको अपनी लाइफ में 18 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब EPFO एक नई फैसिलिटी लॉन्च कर रहा है कि आप जो आपका PF फंड है, PF फंड को ATM से भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मिड 2025 तक रिलीज की जाएगी, लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें कहा है कि हमारे वर्ल्ड में 1.4 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो सलाइन हो चुका है, जो कि अब कल्टीवेशन के लिए नहीं बचा। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया का पहला बायो विटामिन स्ट्रेच को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बाय द नितिन गडकरी, जो कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करेगा। फिर इंडिया और वियतनाम की कोस्टल गार्ड के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या था, सहयोग हॉप था। मध्य प्रदेश को रिसेंटली गिर लायंस रिसीव हुए हैं। तो गुजरात से गिर लायंस को रिसीव किया गया है मध्य प्रदेश के वन विहार में, और बदले में वन विहार ने रॉयल बंगाल टाइगर्स दिए हैं। नेक्स्ट है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप में रियल मैड्रिड जीता है और इंटर कॉन्टिनेंटल कप कतार में हुआ था। अंडर 19 वीमेंस टीम विंस T20 एशिया कप। तो यहाँ पर एशिया कप अंडर 19 कैटेगरी इंडिया ने जीता है, बांग्लादेश को डिफीट किया है और ये कंपटीशन कुआलालंपुर में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर दलित स्टूडेंट किसने लॉन्च की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। नमो भारत ट्रेन लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अगर आप RRTS एप्लीकेशन से नमो भारत ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं तो आपको अप टू 10% तक के लॉयल्टी पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। RTI अमेंडमेंट 2024 यहाँ पे कहा है कि अब स्कूल गवर्नमेंट या स्कूल जो है वो क्लास 5th और क्लास 8 के बच्चों को फेल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। रिपब्लिक डे की परेड की थीम हमने देखी थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। फिर मध्य प्रदेश को रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जनरल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया है। रिसेंटली कुछ नए गवर्नर्स के बारे में हमने देखा था, जैसे कि अजय कुमार भल्ला को मणिपुर भेज दिया गया है गवर्नर बना के, हरि बाबू को उड़ीसा भेजा गया है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरला भेजा गया है, राइट। फिर हमने देखा था कि चौधरी चरण सिंह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें किसान अवार्ड प्रतिम सिंह को दिया है, सेवा रत्न अवार्ड डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दिया है, जिन्हें हम वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर फोर्ब्स 2024 पावर वीमेन लिस्ट पब्लिश हुई है, जिसमें निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शॉ का नाम देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट नंबर पे उर्सुला वॉन्डर लियन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और दोनों मिलकर एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे फॉर एक्सोम 4 मिशन। फिर चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन इसके लिए इंडिया के मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू असाइन किया गया है, इट इज UAE। मतलब इंडिया के जो मैचेस होंगे वो UAE में होंगे। फिर हुरुन इंडिया टॉप 200 एंटरप्रेन्योर की लिस्ट पब्लिश की गई है। इसमें आप देखेंगे राधा कृष्ण दमानी टॉप नंबर पे है, केवल बोहरा यंगेस्ट पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करेंगे संजय किशन कौल के बारे में। इनको रिसेंटली बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में अपॉइंट किया गया है एंड होंडा एंड निसान के मर्जर को अप्रूवल दिया गया है और बोला है कि अगस्त 2026 तक हम इसका मर्जर करेंगे। नेक्स्ट, 25 दिसंबर को केन वेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट का
फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ठीक है, बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये जो आपकी केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, इसमें जो कैनल बनाया जाएगा वो 221 किलोमीटर की है, जिसकी कॉस्टिंग 44,605 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी। असाके बालू एके टोंगा के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंदौर का एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन चुका है। फिर हम बात करते हैं इंडिया के स्पेस डॉकिंग मिशन के बारे में। इसको पीएसएलवी C60 की मदद से 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। आईआईटी मद्रास ने अमोल्ड रिसर्च डिस्प्ले या अमोल्ड जो डिस्प्ले है उसके लिए रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया है, जिसके लिए डीआरडीओ, टाटा सन और मेट्री के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। आदित्य बिरला कैपिटल पहला फाइनेंशियल सर्विस फर्म है जिसने अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ओएनडीसी के साथ इंटीग्रेट किया है। नेक्स्ट है इरडा। इरडा को रिसेंटली 14th पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड्स में 3 अलग अलग अवार्ड मिले हैं। 2 गोल्ड अवार्ड है, एक सिल्वर अवार्ड है। गोल्ड अवार्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, CISF अनवील न्यू पोस्टिंग पॉलिसी। इन्होंने कहा है कि अगर कोई कपल है या कोई ऐसे लोग हैं जो 6 साल से, मतलब कोई कपल है या फीमेल है जो 6 साल से नॉन फेवरेट डेस्टिनेशंस पे पोस्टेड हैं, तो 6 साल के बाद आपको अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो CISF पर्सनल्स हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट एज है तो वो अपने फेवरेट लोकेशन, अपने फेवरेट लोकेशन हमें बताएं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेफरेंस बेसिस पे आपको पोस्टिंग प्रोवाइड करेंगे आपके रिटायरमेंट के लास्ट 2 इयर्स में। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है। इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है एम रघु ने और फीमेल सिंगल का टाइटल देविका सिहांग ने जीता है। नेक्स्ट है आर्कटिक वार्मिंग अपडेट पब्लिश हुई है, जिसमें कहा है 1990 के बाद 2024 सबसे ज्यादा गर्म साल यहाँ पर देखने को मिला आर्कटिक एरिया में। और फार्माफॉस्ट की घटनाओं के कारण जो ये आर्कटिक रीजन है जो कि कार्बन सिंक था, ये कार्बन सोर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट है टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि जेनेवा बेस्ड एक कंपनी है। इन्होंने रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि 20,000 करोड़ रुपीस, 20,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट है, और दोनों मिलकर बधावन पोर्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म के नाम से जानते थे। हमारे देश के 13th नंबर के प्राइम मिनिस्टर एंड 15th नंबर के गवर्नर ऑफ आरबीआई के रूप में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है पंजाब स्टेट पहला स्टेट है जिसने डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अगला नाम आता है अरुणेश चावला का। इनको रिसेंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। फिर इंडिया ने यहाँ पे जून 2026 की डेडलाइन सेट की है और कहा है ये मैंडेटरी है कि आपको मेड इन इंडिया सोलर सेल का इस्तेमाल करना है अपने सोलर प्रोजेक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट है रथ सप्तमी को रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लगातार हमारे देश में जो मलेरिया की वजह से डेथ होती है वो रिड्यूस हो गई है, इसलिए WHO ने इंडिया को हाई बर्डन से हाई इम्पैक्ट कैटेगरी में शिफ्ट किया है। यूनिसेफ ने रिसेंटली वेस्ट बंगाल के साथ पार्टनरशिप की है और दोनों मिलकर जो वेस्ट बंगाल स्टेट में जुबनाइल डायबिटीज के केसेस हैं उनको ट्रीट करने का काम करेंगे। अमिताभ चटर्जी को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है। विनीत जोशी इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया है हायर एजुकेशन का। ठीक है। नेक्स्ट, मैया संधू ये प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम के लिए बन चुकी है मोल्दोवा की फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। सलमान रश्दी की बुक है द सेनेटिक वर्सेस, इसको 36 ईयर्स के बैन के बाद वापस इंडिया आ चुकी है ये। फिर वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर होगा? बिहार में होगा, जिसमें 14 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, 14 कंट्रीज की टीम पार्टिसिपेट करेंगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में, जिसमें इंडिया को 33 मेडल मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि इंडिया जो है वो टॉप ग्लोबल रेमिटेंस कंट्री है और इंडिया को $129 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव हुआ है। सेकंड नंबर पर मैक्सिको है। HDFC बैंक पहला बैंक है, इन्होंने अपनी पहली गोल्ड फॉरवर्ड डील को क्रैक किया है गिफ्ट सिटी गुजरात में। अडानी ग्रुप ने 85.8% स्टैक एक्वायर किए हैं एयरबर्क्स में। 400 करोड़ रुपीस की ये डील थी जिससे अपने एविएशन मार्केट को ये इंक्रीज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम तैयार कर रहा है यारलुंग जेंगपो रिवर पे, जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अंडर द स्वामित्व स्कीम 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। कावेरी इंजन की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था।
नेक्स्ट बात करेंगे यूके यूनिवर्सिटी। यूके की 2 यूनिवर्सिटी के कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात में ओपन हो रहे हैं। एक है क्वींस यूनिवर्सिटी और दूसरा है आपकी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेटा सेट को रिलीज किया है, जिसमें बताया गया कि हमारे देश में 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शंस थे, उसमें 646.4 मिलियन वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। फिर कश्मीरी पपियार माचे जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने रिवाइव किया है एक्सटिंक्ट डोडो एनिमल को, सॉरी डोडो बर्ड को। नेक्स्ट है अडानी का जो मुंद्रा पोर्ट है, उसको पहला पहला इसमें एलएनजी वेसल डॉक हुआ है, जिसका नाम हमने देखा था फोर्ट डायमंड है। और इंडिया के आईपीओ मार्केट के बारे में बात करें तो 2024 में इंडिया ने 332 आईपीओ को रिलीज किया है, जो कि वैसे यूरोप के आईपीओ से ज्यादा है। ठीक है। ये सभी बातें हमने डिस्कस की थी इस पूरे वीक में। डन। तो यहाँ से आपका हो जाता है कंप्लीट रिवीजन। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आपने सारी कहानियां, किस्से, सब कुछ सुना हुआ होगा। ये सेशन आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिकॉल कर पाए, उनको सॉल्व कर पाए। साथ ही साथ वन लाइनर अगर आपके सामने आते हैं तो आप पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आपके सामने आ जाते हैं कि हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है ये। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब बैंकिंग एस्पिरेंट, चिंता मत कीजिए, हमेशा की तरह कुछ देर बाद आपको यहाँ पर बैंकिंग के करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स। ओके है जी। टेक केयर एंड बाय बाय।